खैर, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का एक क्वेश्चन, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आईसीआई के मॉडल टेस्ट पेपर में गिवन है। तो जो भी चीज़ आईसीआई के कंटेंट में गिवन है तो वो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। जहाँ पर साफ तौर पर बोल रहे हैं कि जो ट्रायल बैलेंस है वो एग्री नहीं हुआ, और एग्री ना होने का मतलब सीधा सीधा यही है कि कहीं ना कहीं बुक्स के अंदर कुछ गलतियां हैं, और डिफरेंस को कह रहे हैं कि सस्पेंस अकाउंट के अंदर डाल दिया है, जिसका मतलब है कि आप अपने रेक्टिफिकेशन के अंदर सस्पेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि सस्पेंस का कभी कभी इस्तेमाल नहीं भी होता, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में तो जब जब वन साइडेड एरर होगी या हमारी एंट्री मैच नहीं होगी तो हम डिफरेंस अमाउंट को सस्पेंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ तब जब हमें ज़रूरत होगी। अब जैसे अगली जो लैंग्वेज है, ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके क्वेश्चन के अंदर, ध्यान रखना। हमने पढ़ा था जो रेक्टिफिकेशन था वो 3 हिस्सों में था, एक ट्रायल बैलेंस बनने से पहले, एक ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, और एक था कि ट्रायल बैलेंस तो बन चुका, इवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बन चुकी, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर ईयर क्लोज हो चुका और उसके बाद में बेसिकली रेक्टिफिकेशन हो रहा है। तो यानी यहाँ पर क्या बातें चल रही हैं कि ये जो एक गलतियां हैं ये किसी अगले ट्रेडिंग पीरियड में आपको मिली हैं, यानी ये जो मिस्टेक्स हैं ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं। और इस तरह की सिचुएशन में क्या कहा था हमने कि अगर कभी भी आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस चीज को आप आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल सकते हो, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद अगर कभी भी हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हों, तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर अगर कोई भी रेक्टिफिकेशन के दौरान एक्सपेंस की बारी आएगी या इनकम की बारी आएगी, तो आप एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट लिख नहीं सकते, बल्कि उनकी जगह पर आपको एक खास नाम लिखना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इस तरह की बातें हम बिल्कुल भी नहीं बोलते अगर ये आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला केस ना होता। अगर ये बिफोर ट्रायल बैलेंस या आफ्टर ट्रायल बैलेंस वाला केस होता तो उस केस में हम इस तरह की बातें ना बोलते। तो इस तरह की बातें हम सिर्फ तभी बोलते हैं जब कहीं भी क्वेश्चन में लिखा हो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कर रही हो रेक्टिफिकेशन, या इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर कर रहे हो आप रेक्टिफिकेशन, तो तब आपको ये बात बोलनी पड़ती है कि जितने भी एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट है वो तो उसी साल में खत्म हो चुके होंगे, तो उनका यूज अब आप अपने रेक्टिफिकेशन में नहीं कर सकते। तो आपको एक्सपेंस और इनकम वाले अकाउंट, और एक्सपेंस क्या होते हैं, एक्सपेंस मतलब परचेज अकाउंट एक एक्सपेंस का अकाउंट है, रेंट अकाउंट सैलरी अकाउंट एक एक्सपेंस का अकाउंट है, सेल्स अकाउंट एक इनकम का अकाउंट है, डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट अलाउड ये आपके एक्सपेंस इनकम के अकाउंट है। तो इन अकाउंट का आप यूज नहीं कर सकते इस मेथड के अंदर जब कभी भी आप अगले साल में रेक्टिफिकेशन कर रहे होते हैं, या फिर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट केस में रेक्टिफिकेशन कर रहे होते हैं, तो आप एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट का यूज नहीं कर सकते। इसका यूज कर सकते हो, एसेट और लायबिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जरा आराम से वन बाय वन पढ़ते हैं और इनका रेक्टिफिकेशन को सोचते हैं। जैसे कि सबसे पहला पार्ट क्या कह रहे हैं कि परचेज बुक एक पेज का टोटल 5615 वो कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है अगले पेज पर 6551, यानी ज्यादा कैरी फॉरवर्ड कर दिया या कम कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ज्यादा कर दिया। परचेज का नॉर्मली नेचर क्या होता है, डेबिट। परचेज एक एक्सपेंस है तो उसका नॉर्मली नेचर क्या होता है, डेबिट। अब यहां पर तो ऑलरेडी ज्यादा कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो ऑलरेडी ज्यादा डेबिट कर दिया, तो अब ठीक करने के लिए क्या करोगे, डिफरेंस से क्रेडिट कर देंगे। और डिफरेंस से क्रेडिट कर देंगे, किसको क्रेडिट कर देंगे, परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे, और ये एक वन साइडेड एरर है। तो डेफिनेटली इसका जैसे ही आप रेक्टिफिकेशन पे चलोगे तो क्या करने वाले हो कि भाई परचेज को तो क्रेडिट करने की सोचोगे तुम। हालांकि ये लाइन क्यों बोल रहा हूं मैं कि सोचोगे तुम, तो अभी बात करता हूं। तो परचेज को तो क्रेडिट करने की सोचोगे तुम, और डेबिट किसे करोगे, अब ये एक वन साइडेड एरर है, तो इस सिचुएशन में सस्पेंस अकाउंट आपका डेबिट किया जाएगा, सस्पेंस अकाउंट आपका डेबिट किया जाएगा। और इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा, कितना होगा डिफरेंस, ये हो जाएगा 4 और 5 9, 900, 900। हाँ नहीं, कैसी बात कर रहे हो, माइनस करना है तुम्हें, 51 में से 15 माइनस करना है, तो 36 आएगा, माइनस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या इतनी बात समझ गए, हाँ भैया। लेकिन हमने कहा था, अब देखो मैंने समझाने के लिए एंट्री इस तरह से लिख दी, क्या ये एंट्री ऐसे होनी है तो नहीं होनी, क्योंकि इस सॉल्यूशन के अंदर जैसा कि मैंने कहा था कि ये वर्ड काफी रेलेवेंट है आपके लिए इन ए नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड। जब कहीं भी हम अगले साल में रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, भाई ये जो परचेज अकाउंट है एक एक्सपेंस का अकाउंट है,
और आप इस रेक्टिफिकेशन में किसी भी एक्सपेंस या इनकम के अकाउंट का यूज कर ही नहीं सकते। सभी एक्सपेंसेस और इनकम की जगह पर आपको लिखना पड़ेगा ये पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जो सस्पेंस अकाउंट है वो अपनी जगह कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां परचेज अकाउंट का आप यूज नहीं कर सकते, यहां लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब जब आप अपना क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप तो पहले ऐसे नहीं करेंगे सस्पेंस टू परचेज और फिर लिखेंगे पी एंड एल एडजस्टमेंट काट कर। तो मैंने तो समझाने के लिए लिखा है, आपको तो जैसे लिख रहे हो सस्पेंस टू परचेज तो याद आएगा, अरे परचेज तो एक एक्सपेंस का अकाउंट है तो इसकी जगह पर तो पी एंड एल एडजस्टमेंट आना चाहिए। तो कुछ ये वाली बात है। देन ऐसे ही आगे आगे ये एक सेल है 462 की, वो एंटर कर दी गई है सेल्स बुक में 642 के तौर पर। तो 462 थी, 642 ज्यादा रिकॉर्ड कर दी और लिखा हुआ है कि पोस्ट कर दी है कस्टमर के क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में। तो देखो यहां पर क्या बात कह रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं कि सबसे पहली बात तो सेल 462 रुपए की 642, तो ये तो आपका पहला गलती है कि भाई आपने अमाउंट गलत रिकॉर्ड कर दिया। दूसरी बात, सेल के वक्त आमतौर पे पार्टी क्या होनी चाहिए, डेबिट या क्रेडिट। सेल्स एक इनकम है तो सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट होता है, तो पार्टी नेम तो डेबिट होता है। और ये कह रहे हैं कि पार्टी नेम को डेबिट करने के बजाय आपने क्रेडिट कर दिया, तो ये भी गलती है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो ये कोई वन साइडेड एरर तो नहीं है, तो आमतौर पर शायद इसमें सस्पेंस अकाउंट तो नहीं आएगा। तो फिर क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, यानी एक तरीके से कहेंगे कि इस ट्रांजैक्शन को आपने ज्यादा अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया, 462 के मुकाबले 642 रिकॉर्ड कर दिया। तो अब तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। सेल्स का वैसे तो नेचर क्या होता है, क्रेडिट, लेकिन आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया तो ज्यादा क्रेडिट कर दिया, तो अब रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, डेबिट। तो सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट से डेबिट, तो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा बताओ। हाँ ठीक से करो, माइनस कर लो ठीक से। ठीक से माइनस कर लो। हाँ तो 180, ठीक बात है। लेकिन अब जरा पार्टी नेम के बारे में जरा ध्यान से समझना। देखिए एक चीज होती है नो रिकॉर्डिंग, यानी ये एक बेसिक टाइमलाइन है जहां पर जीरो 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 रिफ्लेक्ट कर रहा है आपकी नो रिकॉर्डिंग को। एक तरफ मैं बनाता हूं डेबिट साइड और दूसरी तरफ बनाता हूं मैं क्रेडिट साइड। पार्टी नेम की स्टोरी क्या है, कुछ नहीं, काफी ज्यादा आसान। आपको करना क्या चाहिए था, पार्टी नेम को डेबिट करना चाहिए था या क्रेडिट करना चाहिए था, डेबिट करना चाहिए था। और कितनी अमाउंट से करना चाहिए था, जितने की सेल हुई थी, और सेल तो हुई थी सिर्फ 462 की, तो आपको डेबिट करना चाहिए था, 462 करना चाहिए था। सही बात है। और जबकि आपने क्या कर दिया, आपने तो क्रेडिट कर दिया। आप क्या उस दिशा में गए हो, नहीं, आप तो इस दिशा में चले गए, और वो भी कितना, क्या 462, आप तो 642 चले गए। तो यहां भगे भगे चले गए 642। तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको यहां से यहां आना है, तो बताओ कितना ट्रेवल करना पड़ेगा भाई। सबसे पहले ये वाला 642 नलीफाई करने के लिए इफेक्ट को, और फिर फर्दर 462 चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए। सबसे पहले ये वाला सेगमेंट आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपको चीजों को रिवर्स करना पड़ेगा जीरो पोजीशन पे पहुंचने के लिए, और फिर आपको फर्दर 462 करना पड़ेगा। तो यानी आपने क्या ऐसा किया है कि रिकॉर्ड ही नहीं किया भाई, आपको डेबिट करना था 462 से, लेकिन आपने तो क्रेडिट कर दिया, अपोजिट दिशा में चले गए। भाई अगर डेबिट करना चाहिए था, किया ही ना होता तो हम सिंपली डेबिट कर देते 462 से, बात खत्म। लेकिन फिलहाल तो आप अपोजिट दिशा में चले गए 642, तो दोनों को जोड़ के जो आएगा उतनी अमाउंट से क्या करेंगे हम, उतनी अमाउंट से जो करना चाहिए था। और डेबिट करना चाहिए था तो डेबिट करेंगे हम, तो डेबिट कर देंगे हम कस्टमर अकाउंट को, कस्टमर अकाउंट को। और कितनी अमाउंट से डेबिट करेंगे हम, बताओ कितनी अमाउंट से डेबिट करेंगे, जोड़ के कितना आएगा, 4, तो 1104। ठीक है जी। और ऑब्वियसली एंट्री को रेक्टिफाई कर लिया है हमने, लेकिन एंट्री मैच हो नहीं रही है, तो क्रेडिट में आएगा सस्पेंस। तो बताओ जी क्या ये वाली बात समझ में आ गई है क्या। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि कस्टमर से कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन सेल्स तो एक इनकम वाला अकाउंट है, तो इसकी जगह पर तो आएगा पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। मगर ये तो एक एडवाइस थी, ये तो एक सलाह थी कि वन साइडेड एरर में सस्पेंस आता है,
लेकिन इस सलाह में कभी भी ये नहीं बोलता कोई टीचर कि सिर्फ वन साइडेड एरर में सस्पेंस आता है। वन साइडेड एरर में तो डेफिनेटली सस्पेंस आता ही आता है, लेकिन अगर दोहरे अलग अलग अकाउंट के अंदर भी मिस्टेक हो रही हो, लेकिन वो मिस्टेक इस तरह से हो रही हो कि अगर रेक्टिफिकेशन के बावजूद भी आपकी एंट्री मैच नहीं हो रही तो भी सस्पेंस आएगा। वैसे भी खुद सोचें, यहाँ दो अलग अलग अकाउंट के अंदर मिस्टेक हुई है, सेल्स अकाउंट के अंदर और पार्टी अकाउंट के अंदर, लेकिन दोनों के अंदर जो नेचर ऑफ मिस्टेक है वो अलग अलग तरह की है। सेल्स अकाउंट के अंदर क्रेडिट करना चाहिए था, क्रेडिट ही किया होगा लेकिन अलग अमाउंट से कर दिया। पार्टी नेम में तो अलग अमाउंट से कर दिया और ऊपर से अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया, तो दोनों में नेचर ऑफ मिस्टेक अलग है, तो इसलिए सस्पेंस की मौजूदगी आ गई इस पॉइंट के अंदर। ऐसे ही थर्ड पॉइंट पढ़ें, एक रिटर्न टू क्रेडिटर। रिटर्न टू क्रेडिटर मतलब परचेज रिटर्न की सेल रिटर्न, रिटर्न टू क्रेडिटर। हाँ बिल्कुल सही बात है, टू वाला तो परचेज रिटर्न होता है। वैसे भी क्रेडिटर को अगर वापस कर रहे हैं सामान तो खरीदा हुआ सामान ही वापस कर रहे होंगे। तो ये परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन थी, ये परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन थी और इसे गलती से हमने कहां रिकॉर्ड कर दिया, बताओ कहां? रिटर्न इनवर्ड बुक के अंदर, यानी सेल्स रिटर्न बुक के अंदर एंटर कर लिया, जो कि एक गलत बात है। खैर, हालांकि लिखा हुआ है हाउएवर, हाउएवर कि क्रेडिटर अकाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इस लाइन का सीधा मतलब हुआ कि जो क्रेडिटर अकाउंट है वो बिल्कुल सही तरीके से पोस्ट हुआ है, तो रेक्टिफिकेशन में आपको क्रेडिटर अकाउंट का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हम कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन, कोई चीजों को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। अगर किसी बारे में लिखा है कि ये करेक्टली पोस्ट हो गई, करेक्टली रिकॉर्ड हो गई, तो इसका सीधा मतलब है कि रेक्टिफिकेशन में हमें उसका यूज नहीं करना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? कुछ नहीं, काफी ज्यादा आसान भाई। ये परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन थी, ये परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन थी, तो परचेज रिटर्न की तरह रिकॉर्ड करेंगे। परचेज रिटर्न का नेचर क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट, तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी, और कितनी अमाउंट से? 300 रुपए के साथ में। ठीक है जी, अब आगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न आपने गलती से रिकॉर्ड कर दिया, सेल्स रिटर्न आपने गलती से रिकॉर्ड कर दिया, तो उसे रिकॉर्ड करना है या रिवर्स करना है? हाँ, क्योंकि वो रिकॉर्ड करना नहीं है आपको, गलती से रिकॉर्ड ऑलरेडी है वो, आपको तो रिवर्स करना है। सेल्स रिटर्न का नेचर क्या होता है? हाँ, तो अब तो रिवर्स करना है, तो क्रेडिट करना है। तो चीजों को समझ के चलें, ध्यान रखिएगा। तो सेल्स रिटर्न को यहां पर क्रेडिट करना है अगेन 300 से। और देखो, अगर ये बात वाली बात ना लिखते, अगर ये वाली बात ना लिखते कि क्रेडिटर करेक्टली पोस्ट हुआ है, तो मैं यहां पर डेबिट में क्रेडिटर अकाउंट लिखता, वो भी डबल अमाउंट के साथ। बट फिलहाल के लिए क्योंकि इन्होंने ये बात लिख दी कि क्रेडिटर एकदम करेक्टली हो गया है, तो यहां पर हम लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट कितने से? 600 रुपए के साथ में। अगर वो क्रेडिटर वाली बात ना लिखी जाती तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट लिखना पड़ता 600 रुपए के साथ में। और अब जरा वो सोचना क्या कि पी एंड एल एडजस्टमेंट आएगा कि नहीं आएगा? तो आएगा। देखो, आमतौर पे कौन सी चीजों में पी एंड एल एडजस्टमेंट हम लिख रहे हैं, पता है कौन सी चीजों में? जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट करेंगे, जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं या पी एंड एल अकाउंट में जाते हैं। तो जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट पी एंड एल अकाउंट में जाते हैं, जो आपके प्रॉफिटेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उन चीजों की जगह हम पी एंड एल एडजस्टमेंट लिखते हैं। जो बैलेंस शीट में जाते हैं, जिनका प्रॉफिटेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, एसेट लायबिलिटी, उनको हम नॉर्मली लिखते हैं। तो फिलहाल के लिए जो परचेज रिटर्न सेल रिटर्न है, ये दोनों ही आपकी ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है, मेरी सेल परचेज की अमाउंट को इंपैक्ट करती हैं। तो बेसिकली दोनों की ही जगह इकट्ठा, अब दो बार थोड़े ना लिखूंगा पी एंड एल एडजस्टमेंट, एक ही बार लिखूंगा। तो कुछ इस तरीके से बनेगी ये एंट्री, सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट 600 600। ठीक है, तो समझ रहे हो? तो बात एक बार में समझ में नहीं आती, बट बार 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 जब करते हैं तो धीरे धीरे बैठने लग जाती है, लेकिन अगर बिठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, खैर। देन इसके बाद में आगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम गीत, गीत जीत वट एवर 895 वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मीत। अब पहली सारी बातें सोचें, डेफिनेटली नाम में तो गलती की ही है, और भी सोचें। जब किसी पार्टी से पैसा मिलता है तो पार्टी अकाउंट क्या होता है? हाँ, क्योंकि जब किसी पार्टी से पैसा मिलता है तो कैश अकाउंट तो डेबिट होता है, तो पार्टी अकाउंट तो क्रेडिट होना चाहिए। तो क्रेडिट होना चाहिए, गीत अकाउंट तो क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन आपने गलती से मीत अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो जो करना चाहिए वो कर दो, जो गलत कर दिया उसे रिवर्स कर दो। जो करना चाहिए वो कर दो। क्या करना चाहिए था?
बताओ क्या करना चाहिए था? गीत को क्रेडिट करना चाहिए था, तो गीत को क्रेडिट कर दो। और कितने से? वही 895। और भैया मीत को गलती से क्रेडिट नहीं किया है, डेबिट कर दिया है, और वो भी गलती से, तो इसे रिवर्स करने के लिए इसको भी क्रेडिट ही करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो सस्पेंस को डेबिट करना पड़ेगा। अगर बात करूं कि कैश को क्यों नहीं करेंगे, तो देखो वैसे भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर हमने एक छोटा सा थंब रूल भी लिया था कि रेक्टिफिकेशन कभी भी आप कैश का करते ही नहीं, बैंक का करते ही नहीं। अकाउंटेंट किसी भी चीज में गलतियां करता है, लेकिन कभी भी कैश और बैंक में गलती नहीं करता। यही कारण है कि यहाँ रेक्टिफिकेशन में कहीं भी कैश बैंक बहुत रेयरली आएगा, कभी आएगा तो ये तो एक सलाह थी कि नहीं, आमतौर पे कैश बैंक तो कभी आएगा ही नहीं। दूसरी बात, यहां पर पोस्टेड शब्द लिखा है, जिसका मतलब हमने कहा था कि अगर पोस्टिंग में गलती है तो रिकॉर्डिंग तो सही हुई होगी, जो सब्सिडरी बुक में, कैश बुक में चीजें हुई होंगी वो तो सही हुई होंगी। ये भी कारण है, और बल्कि यही असल कारण है कि कैश में हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, कैश बुक सही से हुई होगी, पोस्टिंग जहां पार्टी अकाउंट में करनी थी वो हमने गलत तरीके से कर दी, तो ये असल कारण है। लेकिन हाँ, फिर भी ये सलाह भी काफी काम आती है कि हाँ भाई कैश बैंक तो लेना ही नहीं। अगर आपका दिमाग कह रहा है कि लिख दे कैश, तो थोड़ा कम से कम 10 बार सोच लो कि यार वाकई में आएगा कैश, क्योंकि आमतौर पे नहीं आता। 95% सिचुएशन में कभी कैश बैंक का कभी भी कोई भी नाम नहीं आने वाला। अच्छा, उस चश्मे से देखो, इस पी एंड एल एडजस्टमेंट के चश्मे से इस बार आएगा क्या कहीं कोई पी एंड एल एडजस्टमेंट? नहीं आएगा बिल्कुल भी। ये तो पार्टी नेम है, ये तो कुछ डेटर क्रेडिटर कुछ रहे होंगे, तो इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो इस बार पी एंड एल एडजस्टमेंट, हाँ, तो ये इनका पी एंड एल एडजस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी, ओके। ये वाला पॉइंट पढ़ो कि गुड्स वर्थ 1400 वर डिस्पैच्ड टू अ कस्टमर। डिस्पैच मतलब वही भिजवा देना, वर्थ मतलब वैल्यू, तो गुड्स वैल्यू 1400 रुपए डिस्पैच टू ए कस्टमर बिफोर क्लोज ऑफ द ईयर, बट कोई इनवॉइस नहीं बनाया गया था। बिल्कुल सही बात है। तो इनवॉइस ना बनाने का मतलब है, क्योंकि भाई अकाउंटेंट को एंट्री करने के लिए इनवॉइस चाहिए होता है, बिल चाहिए होता है। कोई इनवॉइस ही नहीं बनाया, कोई बिल ही नहीं बना, तो एंट्री नहीं हुई। लेकिन फैक्ट क्या है, क्या बिका सामान या नहीं? सामान तो बिक गया है। अब अगर बिल नहीं बना तो क्या आप सेल रिकॉर्ड नहीं करोगे? नहीं, सेल को रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपको। तो सेल को तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि सेल तो उसी ही साल में हुई थी, तो सेल रिकॉर्ड करनी है आपको। तो सेल रिकॉर्ड करोगे तो क्या होगा बताओ भाई? सेल सेल की एंट्री पास करनी है। सेल की एंट्री क्या होती है? पार्टी नेम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कस्टमर लिखा हुआ है इन्होंने, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट, कस्टमर अकाउंट डेबिट। बिल्कुल बढ़िया, सही है। तो 1400, और सीधा इस बार यही लिख देते हैं कि भाई सेल्स तो एक इनकम है, तो इनकम की जगह पर तो पी एंड एल एडजस्टमेंट आएगा। ठीक है जी, तो ये बात है। तो बताओ, आ गई बात समझ में? पक्का? ठीक है जी, ओके। तो आओ जरा आगे देखें। इसको तो हटा देते हैं, अब जगह चाहिए। ये वैसे भी अभी क्वेश्चन तुम करके दिखाओगे। अरे और क्या? नहीं, इससे बढ़िया कुछ नहीं। सबसे बढ़िया वो है कि क्वेश्चन डिस्कस होने के बाद में खुद से भी करके देखें। खैर, हाँ भैया, इसके आगे गुड्स वर्थ 1600, अब लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। गुड्स वर्थ 1600 वर सेल ऑन, वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। अब ये सेल और रिटर्न बेसिस का क्या मतलब? ये पहले भी बीच में एक बार आया था कि कई बार आप सेल कर देते हैं, लेकिन इन कंडीशंस पे करते हैं कि अगर आपको पसंद आए तो आप सामान रख लेना, तो हम उसे सेल मान लेंगे, और अगर आपको पसंद ना आए तो आप भिजवा देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसे कहते हैं सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, की कुछ कंफर्म नहीं है। एक होती है नॉर्मल सेल, आपने सामान भिजवा दिया, बस जिस वक्त पे आप भिजवा देते हो आप उसकी एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हो। लेकिन सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस में बेसिकली बातें थोड़ी सी अलग तरीके से चलती हैं। इवन अगर बाई चांस साल का अंत आ चुका है और कुछ सामान, सपोज करो तुमने 50,000 का सामान भिजवाया हुआ है, जिसमें से 20,000 का तो अप्रूवल आ चुका है, तो उसको तो तुम सेल मान सकते हो। लेकिन अगर 30,000 का अप्रूवल ही नहीं आया, कुछ कंफर्मेशन सी मिली नहीं है अभी, और साल का अंत आ गया, तो उस 30,000 रुपए को क्या मानोगे? सेल मानोगे या नहीं मानोगे? बैड डेट, नुकसान थोड़े ना। तो उसे टेक्निकली आप अपने सेल नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि हमारी अकाउंट्स में वैसे भी वो प्रूडियंस कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल काम करता है, जो कहता है कि अगर कोई एंटिसिपेटेड इनकम है, अंदाजन इनकम है, तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे। अंदाजन लॉस है तो उसके रेस्पेक्ट में प्रोविजन जरूर बना लेंगे हम लोग, लेकिन अंदाजन इनकम को हम रिकॉर्ड नहीं करने वाले।
तो ये क्या कह रहे हैं यहां पर कि आपने कुछ 1600 रुपए का सामान भिजवाया है सेल और रिटर्न बेसिस पे एक कस्टमर को, और उसे तुरंत अपनी सेल मान लिया है उस वक्त के लिए पूरे के पूरे 1600 रुपए को। बाद में कह रहे हैं कि कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स, यानी स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स मतलब अभी तक उसने कंफर्मेशन नहीं दी है। और बाद में कुछ कह रहे हैं कि प्रॉफिट मार्जिन वाज 20% ऑन सेल। ये क्या क्या लिख दिया इन्होंने। तो देखो, जब कहीं भी अगर किसी भी गुड्स के रेस्पेक्ट में आपको कोई कंफर्मेशन ना मिले, अगर कभी भी किसी गुड्स के रेस्पेक्ट में आपको कंफर्मेशन ना मिले, तो सबसे पहली बात तो यही होती है कि भाई आपने उस चीज को सेल आपने मान लिया था, बट आप उस चीज को सेल नहीं मान सकते क्योंकि आपको कंफर्मेशन नहीं मिली थी। आपने जब उस चीज को सेल माना होगा तो आपने एंट्री क्या की होगी, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब ये कह रहे हैं क्योंकि कंफर्मेशन नहीं मिली तो अब आपको इस एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा, उल्टा घुमाना पड़ेगा चीजों का इफेक्ट एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि आप उसे सेल मान ही नहीं सकते, क्योंकि साल का अंत आ चुका है और अभी तक भी स्टिल कंफर्मेशन नहीं आई है, तो आपको उसे अपनी सेल को रिवर्स करना पड़ेगा। सेल की एंट्री होती है पार्टी अकाउंट डेबिट, पार्टी अकाउंट डेबिट पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल, तो हमें तो रिवर्स करना है, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। और बस कितने का सामान भिजवाया था, 1600 रुपए का, तो 1600 रुपए 1600 रुपए। हालांकि वो बात अलग है, इसे जैसे ही हम उस निगाहों से देखेंगे कि भाई पी एंड एल एडजस्टमेंट, तो यहाँ पी एंड एल एडजस्टमेंट लिखना पड़ेगा क्योंकि सेल्स तो एक इनकम होती है आपकी। पहले बताओ क्या इतनी बातें समझ गए क्या, क्योंकि इसी पॉइंट के अंदर एक आखिरी बात भी बाकी है जो इससे रिलेटेड है, कुछ ग्रॉस मार्जिन की जो इन्होंने बातें लिखी थी पहले। क्योंकि ये कह रहे हैं कि कुछ सामान आपने 1600 रुपए का भिजवाया था सेल और रिटर्न बेसिस पे, कि वो सामान वापस भी आ सकता है, जिसका कंसेप्ट क्या है कि अगर आपको कंफर्मेशन मिल जाए, अप्रूवल मिल जाए, आप उसको सेल मान सकते हो, लेकिन अगर अप्रूवल ना मिले तो उस केस में आप उसको अपनी सेल नहीं मान सकते हो। अब यहां पर कहा हुआ है कि 1600 रुपए जैसे ही आपने सामान भिजवाया तो आपने उसे सेल मान लिया, सेल की तरह रिकॉर्ड कर लिया। आपको नहीं करना रिकॉर्ड, ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, और ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है तो ऑलरेडी पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल एंट्री हो चुकी है। अब बाद में ये कह रहे हैं कि साल का अंत आ गया है और कस्टमर के पास तो अभी भी ऑप्शन है कि वो रिटर्न कर दे, अभी भी ऑप्शन है रिटर्न कर देगा, मतलब उसने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया, क्योंकि अगर अप्रूवल दे देता तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है रिटर्न करने का, तो उसने अभी तक अप्रूवल नहीं दिया। तो अगर अप्रूवल नहीं दिया तो क्या आप उसे अपनी सेल मान सकते थे, नहीं। तो जो आपने पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल कर दिया था, अब उस एंट्री को रिवर्स करके उसका इफेक्ट एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो उल्टी एंट्री इसलिए हमने कर दी थी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, सेल्स एक इनकम है तो उसकी जगह पर लिख दिया था पी एंड एल एडजस्टमेंट। हालांकि सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे फिर आगे क्या होता है, आगे भी तो कुछ होता है, और आगे क्या होता है जरा सुनते हैं। भाई आप किसी सामान को दो में से एक चीज तो मानोगे ही मानोगे ना, या तो आपके पास है या आपने बेच दिया, सही बात है, या तो आपके पास है या आपने बेच दिया। अब सपोज करो ये 1600 रुपए का सामान आपने वैसे तो फिजिकली उसके पास भिजवा दिया है, और अब ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आप उसे अपनी सेल नहीं मान सकते, तो क्या मानोगे उसे, फिर तो यही मानोगे ना कि वो 1600 रुपए का सामान अभी भी मेरा ही है, अभी तक बिका नहीं है, अभी भी मेरा ही है, मेरे ही क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा बनना चाहिए। यानी सीधी सी बातें कुछ इस तरीके की होती हैं। कोई भी सामान जो साल के अंत पर हम लोग वो बनाते हैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट, तो वो या तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में भैया सेल में इंक्लूड होगा, और सेल में नहीं इंक्लूड होगा तो क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड होगा। दोनों में से किसी सामान में तो इंक्लूड होगा ही होगा, या तो आपने बेच दिया होगा या आपके पास होगा, आपके पास होगा तो आपके क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड होगा। तो बेसिकली जितना भी आपका मटेरियल होता है, सामान होता है, वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में किसी ना किसी जगह तो जरूर आएगा, वेदर इन अ सेल्स और इन अ क्लोजिंग स्टॉक। और बेसिकली अब ये जो सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस है, इसको हम कह रहे हैं क्योंकि अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिली, तो मैं मान लूंगा कि वो सेल नहीं है, तो सेल नहीं है तो फिर क्या है, फिर तो क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड होना चाहिए। हालांकि इसमें छोटी सी एक बात भी है, क्या क्या वो सामान फिजिकली हमारे पास है, नहीं, फिजिकली वहां है, यानी क्या वो ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड होगा, जब काउंटिंग करके क्लोजिंग स्टॉक काउंट किया होगा तो नहीं इंक्लूड नहीं होगा, आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि वो फिजिकली आपके पास था नहीं, लेकिन हम मान रहे हैं कि वो हमारी सेल नहीं है, हम मान रहे हैं कि वो हमारी ही क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा है, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और क्लोजिंग स्टॉक को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो इस पार्ट की दो एंट्री होंगी, ये है पहली एंट्री, ये है दूसरी एंट्री। दूसरी एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक एक एसेट है,
एसेट तो डेबिट होते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, और क्लोजिंग स्टॉक किधर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, तो टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करने की यही जर्नल एंट्री बनाई जाती है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। हालांकि अब अगली बात आती है, अगली एक और बात बाकी है, और वो अगली बात और आखिरी बात क्या है, तो जरा सुनते हैं। तो अगली बात बेसिकली ये है कि आप जब कहीं भी अपनी बुक्स में कोई भी स्टॉक रिकॉर्ड करते हो, क्या आप सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड करते हो? भाई सेल तो आप रिकॉर्ड करते हो किस पे, सेलिंग प्राइस पे, लेकिन स्टॉक तो रिकॉर्ड करोगे आप कॉस्ट प्राइस पे ना। तो क्या मैं सेम टू सेम 1600 रुपए पे इसे रिकॉर्ड कर लूंगा? तो जवाब है ना, वो जो मेरी बेसिक सी बातें होती हैं, कौन सी बेसिक सी बातें होती हैं कि अगर मैं सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट एलिमेंट हटा दूं तो मेरी कॉस्ट आ जाएगी। और यहां हमें ये जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है, देखो ये तो कर दी हमने सेलिंग प्राइस पे, ये जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है हमें कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करनी है। तो डन, कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करने के लिए वही काम करना है आपको। सेल वैल्यू कितनी है आपकी, 1600 रुपए, तो 1600 रुपए में से माइनस कर देंगे हम प्रॉफिट एलिमेंट, और प्रॉफिट एलिमेंट कितना है, 20%। 20% कितना होगा इसका, 320 रुपए। ये सेलिंग प्राइस ही तो है, सेलिंग प्राइस नहीं है? हाँ तो बस 1600 रुपए में से प्रॉफिट एलिमेंट 20% दिया हुआ है, तो इसी का 20% 320 रुपए माइनस कर दो, कितना बच जाएगा हमारा, 1480 रुपए, नहीं 1280 रुपए। तो 1280 रुपए, तो यानी कि ये जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है 1280 पे रिकॉर्ड होनी है आपकी। जो आपके सामान का सेलिंग प्राइस था वो तो 1600 रुपए था, लेकिन जो आपके सामान का कॉस्ट प्राइस था वो 1280 पे था। आप ये मान रहे हो कि वो सेल अभी हुई ही नहीं है, आप मान रहे हो कि वो मेरे क्लोजिंग स्टॉक का ही हिस्सा है, क्योंकि अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। कुछ ये वाली बात है। हालांकि हालांकि अब इसमें भी एक आखिरी बात, अभी भी आखिरी बात ही खत्म नहीं होती। इसे एक बार फिर पी एंड एल एडजस्टमेंट के चश्मे से देखो क्या आएगा कहीं पी एंड एल एडजस्टमेंट? हाँ मैंने कहा था, हाँ मैंने कहा था जितनी भी चीजें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट करती हैं वो सब कुछ आएंगी आपके उनकी जगह पर पी एंड एल एडजस्टमेंट। तो यहां लिखना पड़ेगा आपको पी एंड एल एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक एसेट है आपका। ठीक है भैया, समझ गए? तो ये वाली बात है। खैर देन आगे, ये वाला पॉइंट लंबा था, लिखा हुआ है, ध्यान से देख लेना, समझ लेना। देन इसके बाद में मिस्टर 500 रुपए ड्यू है फ्रॉम मिस्टर मानस was omitted to be taken to the trial balance. A 500 due from Mr. मानस, ये कौन है, डेटर या क्रेडिटर? हाँ डेटर। और डेटर को ट्रायल बैलेंस में लेना भूल गए, यानी एक तरीके से रिकॉर्ड करना भूल गए। तो अब क्या करोगे, डेटर को रिकॉर्ड करोगे। डेटर को रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट करोगे या क्रेडिट? अरे ये मक्खी क्या क्या कर जाती है, हैं? तंग कर दिया इसने सही में। खैर हाँ हाँ बिल्कुल डेबिट करेंगे, तो मानस अकाउंट डेबिट होगा। और ऑब्वियसली ये तो एक वन साइडेड एरर है, इसमें कोई दूसरी चीज कहाँ गलती है। तो बस क्रेडिट में आएगा सस्पेंस अकाउंट। और अगर इस एंट्री को तुम पी एंड एल एडजस्टमेंट के चश्मे से भी देखो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें कोई ना एक्सपेंस है ना इनकम है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ सबसे आखिरी, मान जाओ सुधर जाओ। हाँ तो लिखा हुआ है कि सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर दीप 6000 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। रिकॉर्ड ही नहीं किया तो कर दो रिकॉर्ड। मिस्टर दीप, ये ऐसी है। हाँ तो दीप सेल किया है, दीप को। हाँ हाँ तो सीधे, हाँ तो क्या आ जाएगा, हाँ बिल्कुल दीप टू सेल्स की जगह पी एंड एल एडजस्टमेंट। तो बस कुछ ये वाली बात है। जल्दी से क्यों लिख लेता हूँ, शुरुआत से शुरू हो जाओ। ठीक है जी, तो 6000 6000। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, बेहतर क्वेश्चन था, 10 नंबर में आएगा जब कहीं भी आएगा। तो एक क्वेश्चन करते जाएं, 10 10 नंबर बढ़ाते जाएं। तो ठीक है जी।